चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के ज्योग्राफी के खंड ख में जो आपदा का भाग है उसको पढ़ाए थे। उसमें इकाई 6 चल रहा था। इकाई 6 के कुछ पॉइंट पढ़ाए थे, आज शेष पॉइंट होगा। इकाई 6 का ही आज का पॉइंट होगा सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का उपाय। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके संबंध में हम कुछ बताएंगे आप लोग को। एक बार सुन लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का उपाय। हमने सुखाड़ बता चुके हैं आप लोग को कि जब सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उसी को सुखाड़ कहा जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सुखाड़ की स्थिति में मिट्टी में जो नमी होती है, पानी होती है, उसको कैसे बनाए रखे, वो चीज आज पढ़ेंगे हम। तो मैं बता दूं आप लोग को, सुखाड़ में सामान्यतः भूमि की नमी कम होने लगती है। इसको बनाए रखने के लिए कई उपाय वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं, जिसमें से प्रमुख एक है भूमि को धूप से बचाना। हर हाल में भूमि को धूप से बचाना चाहिए, चाहे उसके लिए पेड़ लगाइए या फिर घास उस पर अधिक समय तक लगा के छोड़ दीजिए। दूसरा है खेत की जो जुताई करते हैं हम लोग, जुताई करने के तुरंत बाद उसे समतल कर देना चाहिए। और तीसरा है ऐसी फसल लगाया जाना चाहिए जिसमें सिंचाई की जरूरत कम पड़े, ताकि भूमि से नमी वो कम खींचे। और चौथा है वर्षा जल को उच्च तकनीक से संग्रह किया जाना चाहिए। जबकि पांचवा है नहर, तालाब आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये था सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का प्रमुख उपाय। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का, एक मिनट नहीं रह पाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए मेरे भाई। सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का कई उपाय है, जिसमें से प्रमुख एक भूमि को धूप से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए भूमि पर घास या मेड़ पर पेड़ लगाकर रखना चाहिए। दूसरा, खेत की जुताई के तुरंत बाद उसे समतल कर देना चाहिए। तीसरा, ऐसा फसल लगाया जाना चाहिए जिसमें सिंचाई की जरूरत कम पड़े। चौथा, वर्षा जल को
उच्च तकनीक से संग्रह किया जाना चाहिए। 5वां, नहर, तालाब आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। अब आप लोग को इसमें अगर किसी तरह की समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर उच्च तकनीक का मतलब क्या होता है? उच्च टेक्नोलॉजी। उच्च तकनीक। हाँ, उच्च टेक्नोलॉजी अर्थात किसी चीज को जब हम बनाते हैं उस बनाने का कई तरीका होता है, और सबसे जो अच्छा तरीका होता है को कहते हैं उच्च तकनीक। और कोई चलिए, अच्छी बात है आप लोग ने सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने का जो उपाय हमने बताए उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए और लिख भी लिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है जल विभाजक क्षेत्र। तो इसको भी पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट कराएंगे। जल विभाजक क्षेत्र क्या होता है? उस क्षेत्र को जल विभाजक क्षेत्र कहते हैं जो किसी जल को दो भाग में बांटते हैं। जल प्रवाहित हो रही है, उसको जो क्षेत्र दो भाग में या दो से अधिक भागों में बांटती है उसी को जल विभाजक क्षेत्र कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, और इस नदी के बीच में मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आ गया तो ये जल क्या हो गया, दो भाग में बट गया, फिर यहां से फिर यहां से, तो ये हो गया जल विभाजक क्षेत्र। इसको कहते हैं जल विभाजक क्षेत्र। वैसे इसको डेल्टा भी कहा जाता है, लेकिन जल विभाजक की बात आए तो जल विभाजक क्षेत्र हो गया। इसके अतिरिक्त आप एक और उदाहरण देख लीजिए। ये नदी है और इस पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर तट बांध बनाते हैं, इसमें फाटक इत्यादि बनाते हैं और फिर यहां से हम लोग नहर निकालते हैं। ये नदी था, ये नहर निकल गया, ये हो गया बांध। तो ये क्षेत्र फिर क्या हो गया इसका, ये जो किया हमने, ये हो गया जल विभाजक। क्योंकि यहाँ नदी के जल को क्या कर रहे हैं, इसी बांध को हम लोग जल विभाजक भी कहते हैं, जल विभाजक। तो शायद इससे आप लोग जल विभाजक को समझ गए हो कि जल विभाजक क्या होता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो जल को एक निश्चित बिंदु की ओर, एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित करने के लिए उसे विवश करती है,
उसे ही जल विभाजक क्षेत्र या जल विभाजक कहा जाता है। अब शायद समझ गए होंगे आप लोग कि जल विभाजक क्षेत्र क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जल विभाजक क्षेत्र उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां से जल एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। इसके विकास कर सुखाड़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जल विभाजक क्षेत्र क्या है उसको समझाए और लिखाए भी। अब इसमें अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर भौगोलिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? राइट, भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हुआ भूमि का कोई भी भाग, उसको भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये सुपौल भी क्या हो गया, भूमि का भाग हो गया, तो ये भी भौगोलिक क्षेत्र। भूमि का कोई भी भाग उसका भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। और चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग सुखाड़ के प्रभाव से जी, सुखाड़ के प्रभाव, सुखाड़ का प्रभाव का मतलब हुआ सुखाड़ जो उत्पन्न होने पर जो बर्बादी होती है, जी सर, उसी को सुखाड़ का प्रभाव कहा जाता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आप लोग का प्रमुख अस्मरणीय तथ्य। बच्चे, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जब कोई चैप्टर का हम लास्ट करते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको हम नोट करवाते हैं। तो छठा चैप्टर के सबसे प्रमुख वस्तुनिष्ठ जो है उसको आज हम नोट करवा रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवन की आकृति टी एल यू एक्स तथा आयताकार होना चाहिए। टी एल यू एक्स तथा होना चाहिए। मैं बता दूं आप लोग को, ये टी आकार का जब भवन होता है या एल या यू एक्स या आयताकार, तो इस पर भूकंप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मैं जैसे कि एक छोटा सा एक्स आकार का घर बना रहा हूं, देखिए आपके जमीन ये है घर बनाने वाला भूमि, तो इसमें अगर आप एक्स आकार का घर बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पर भी ये भी आपका घर हो गया ऐसे करके। अब यहाँ पर भी आप दरवाजा निकालिए, जो भी निकालना है।
अब इसमें क्या होता है, तो जमीन के इस साइड भी आपका जगह बच गया, यहाँ भी जगह बच गया, यहाँ भी जगह बच गया, यहाँ भी जगह बच गया। इसमें भूकंप का तरंग जो होता है, नीचे से जो तरंग आता है, तो ये इस हो के क्या होते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं, घर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगर आप संपूर्ण ये जो जितना भी आपका आवासीय भूमि है, इस पर संपूर्ण अगर आप घर बना लेंगे, तो नीचे से जो तरंग आएगा तो आपके घर को पलटा सकते हैं। अतः इस तरह का मकान बनाना चाहिए। वैसे जब घर बनाने लगेगा तो निश्चित रूप से इंजीनियर सब यही एडवाइस देते हैं, इसी तरह के नक्शा बनाते हैं, बाहर से पता नहीं चलता है। दूसरा नंबर में लिखिए, बाढ़ से सबसे अधिक क्षति फसल को होती है। बाढ़ से सबसे अधिक क्षति फसल को होती है। तीसरा नंबर में लिखिए, कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव में उत्पन्न होता है। कृषि सुखाड़ मिट्टी की नमी के अभाव में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं। उसी में डैश दे के भी लिख दीजिए। समान सुखाड़, मौसमी सुखाड़, और कृषि सुखाड़। इसमें सबसे भयंकर कृषि सुखाड़ होता है। तो इस तरह से इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको लिखा दिए हमने। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा में है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। अभी भी बताए थे, आयताकार, घ। तीसरा में है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, उचित या अनुचित। बिल्कुल अनुचित है, ख। और चौथा नंबर में है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, सुनामी क्षेत्र में, तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, गो। और 5वां नंबर में है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो फसल को। 6वां नंबर में है, कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण से, मिट्टी की नमी के कारण से, खो। तो इस तरह से हमने 6ठा इकाई को आज समाप्त कर दिए। सिर्फ 6ठा इकाई को ही नहीं समाप्त किए, बल्कि आज ज्योग्राफी का जो खंड ख था जिसमें आपदा का वर्णन है वो खत्म हो गया। शायद आप लोग को जानकारी होगा कि इस खंड से 6 अंक का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आप लोग 6 अंक का मालिक बन गए।